प्रधानमंत्री बनूं तो सारे दंगे खत्म कर दूंगा। माननीय योगी जी के साथ अपनी पत्नी लाए। भारत माता की। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, सैनी जी, अन्य सभी मंचासीन रफीक। योगी आदित्यनाथ के दूरी को घटाते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आपने सहारनपुर के अंदर एक शो देखा होगा, एक जो ड्रामा का शो होता है, इसी प्रकार से 3 पात्र मुजफ्फरनगर कल सहारनपुर में एक मंच पर उदय हुए थे। ये तीनों एक दूसरे को कभी देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन कल मैं देख रहा था कि तीनों एक मंच पर आए हैं और एक मंच पर आकर के केवल एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज जब बिना भेदभाव के देश और प्रदेश के अंदर सुरक्षा की गारंटी दे रही है, विकास की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को पहुंचाने का कार्य कर रही है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार सबका साथ और सबके विकास के नारे पर आगे बढ़ करके कार्य कर रही है, और तब मुझे अफसोस होता है कि कांग्रेस, सपा, बसपा और लोकदल के मंच पर एक उन नेताओं के द्वारा मांग की जा रही थी कि हमें केवल मुस्लिम वोट चाहिए, बाकी वोट नहीं चाहिए। तो भाइयों बहनों, जब उनको आपका वोट ही नहीं चाहिए तो फिर क्यों आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं? जब सुश्री मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी तो भाइयों बहनों, उन्होंने प्रदेश में थाना और पुलिस लाइन में जो जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, उन्होंने जन्माष्टमी के पर्व को रोक लगा दी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि सहारनपुर में मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ था और समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने कांसी राम जी का नाम हटा करके कोई एक मोहम्मद हसन थे, उनके नाम पर उन्होंने उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण कर दिया। भाइयों बहनों, आप समझ सकते हैं कि जिस सहारनपुर में कांसी राम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम हटा करके और उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कर दिया हो और उसी मंच पर सुश्री मायावती जी अखिलेश यादव का सम्मान कर रही हो। भाइयों बहनों, कांसी राम जी के मिशन का इससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता। ये तो पहले से तय है कि सपा, बसपा या लोकदल का मतलब होने का मतलब क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर गुंडे को, हर दंगाई को आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले ये सभी के सभी लोग इन्हीं लोगों के हमरा थे, इन्हीं के साथ चलते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, अराजकता फैलाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई और उसके बाद 2 कार्य बहुत अच्छे ढंग से हुए। हम लोगों ने पहले ही दिन कहा था कि दंगा होगा तो दंगाई को जवाब उसी भाषा में देंगे जिस भाषा को समझेगा। और आपने देखा होगा पर्व और त्योहार में अब कोई दंगा नहीं करता, नहीं तो दीपावली आता था, दशहरा आता था, होली आती थी, विजयादशमी आती थी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, कोई भी पर्व और त्योहार आता था, पहले से यहाँ का समाज सहम जाता था कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। कि जो ये भाव थे, क्योंकि इन सरकारों ने शोषण किया, अराजकता पैदा की और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके हमेशा ये प्रयास किया कि पर्व और त्योहार न मनाने पाए। सरकारों ने कभी किसानों की अनदेखी की थी, किसानों की बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भाइयों बहनों, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मुजफ्फरनगर के उन 2 जवानों को और उन सभी निर्दोष नागरिकों को जो पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार की दंगाइयों के प्रति नरम रुख के कारण
यहां पर दंगा की चपेट में आए थे, चाहे वह सचिन और गौरव हो, चाहे वह इस क्षेत्र के वे सभी निर्दोष नागरिक जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और लोकदल के इस ठगबंधन के कारण अपनी जान गंवाए, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखने के साथ साथ उन्होंने मुजफ्फरनगर के गौरव को बचाने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, मैं उन सभी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं जब हमारी सरकार यहां पर आई, डॉक्टर संजीव बालियान जी के नेतृत्व में मेरे पास यहां पर तमाम लोग मिलने के लिए आए थे, जिन्होंने कहा था कि हमें निर्दोष फंसाया गया, चाहे वह किसानों की समस्या को लेकर के आए होंगे, चाहे मुजफ्फरनगर के पीड़ितों को लेकर के आए होंगे, और चाहे गन्ना किसानों की समस्या या यहाँ के विकास की समस्या का समाधान करने के लिए मैं बधाई दूंगा डॉक्टर संजीव बालियान जी को कि जिनके नेतृत्व में मुजफ्फरनगर ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। और आज एक बार पुनः मुजफ्फरनगर के अंदर शांति और सौहार्द का माहौल बनने के साथ साथ विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ मुजफ्फरनगर आगे बढ़ा है। भाषण में आपने देखा होगा इन लोगों के द्वारा किस प्रकार के भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। आपने कल के भाषण में सुना होगा, मायावती जी का भाषण भी सुना होगा, अखिलेश यादव का ही भाषण सुना होगा, और चौधरी अजीत सिंह का भाषण भी सुना होगा। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, चौधरी अजीत सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, ये धरती चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है, और मैं चौधरी चरण सिंह जी की भूमि पर चौधरी अजीत सिंह से पूछना चाहता हूं कि जब सचिन और गौरव जैसे नौजवान, निर्दोष नौजवान मारे जा रहे थे, तब चौधरी अजीत सिंह कहां थे? भाइयों बहनों, तब इनका कहीं अता पता नहीं था। तब आपके लिए लड़ने वाला कोई था, संजीव बालियान आपके लिए लड़ रहे थे, तब संजीव बालियान आपके लिए जेल जा रहे थे, तब आपके हकों के लिए कोई लड़ रहा था। उन नौजवानों के हकों के लिए कोई लड़ने वाला उस समय था तो संजीव बालियान थे। तब यहां पे चौधरी अजीत सिंह नहीं थे, वे तो 6 महीनों तक विदेश चले गए थे। माइक नहीं बजेगा, डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंटा नहीं बजेगा, घंटा नहीं बजेगा, झंडे नहीं लहराए जाएंगे। तो मैं ताज्जुब कर रहा था, मैंने तब भी कहा था भी ये कावड़ यात्रा है, और मैंने तब भी विरोध किया था, तब मैं सांसद था। लेकिन जब पार्टी ने मुझे ही मुख्यमंत्री बना करके भेजा, मैंने प्रशासन से कहा, मैंने कहा भी देखो कावड़ यात्रा आ रही है और आप बैठक करिए, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सभी सरकारों के साथ बैठक करके तय हो जाना चाहिए कि कहां पर कैसे यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से होगी। तो मुझे बताया गया, जब बैठक हो गई, 1 सप्ताह पहले बताया गया कि साहब पहले से ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, उस समय लोकदल भी उन्हें समर्थन करता था, समाजवादी पार्टी की सरकार को। और मुझे बताया गया कि वहां पर हम लोगों ने तय कर दिया माइक नहीं बजेंगे, पहली सरकार ने तय कर रखा है कि माइक, डीजे सब कुछ नहीं बजेंगे। तो मैं अधिकारियों के चेहरे देख रहा था। मुजफ्फरनगर में केवल सचिन और गौरव ही नहीं मारे गए थे, मुजफ्फरनगर में हर जाति का वह निर्दोष नागरिक मारा गया था जो शांति और सौहार्द का पक्षधर था, चाहे वह जाट रहा हो, चाहे जाटो रहा हो, कोई नहीं बचा था समाजवादी पार्टी की सरकार के दंगाइयों की चपेट में आने से। और जब सुरक्षा की गारंटी भारतीय जनता पार्टी देती है, जिस शक्ति के साथ आज आपके यहां आप कहते हैं कावड़ यात्रा निकालनी है, इसी मुजफ्फरनगर में हम लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आज बड़ी शान के साथ निकालिए, और यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कितने गरिमापूर्ण तरीके से कावड़ यात्रियों का सम्मान करते हैं। मुझे याद है जब कावड़ यात्रा निकालने की बात आई थी तो बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसको रोका था, और लोकदल को भी घोषणा पत्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां तो पहले से कि हम 2 और हमारे भी 2, बाकी कोई है ही नहीं, बाकी औरों से कोई मतलब नहीं है।
बाप पुत्र के अलावा मुझे लगता है जिस दिन सचिन और गौरव जैसे नौजवान यहां पर मारे गए थे और तमाम निर्दोष लोग दंगाइयों की चपेट में आके मारे गए थे, और चौधरी अजीत सिंह उस दिन इन दंगाइयों के साथ जब खड़े हुए थे, मुझे लगता है वह दिन चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को सबसे अधिक दुखित किया होगा कि जिस चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से यहां के जाटों के सम्मान को आगे बढ़ाया था, देश और दुनिया के सामने बनाया था। जो हमारा जाट रेजिमेंट देश की सुरक्षा करते हुए भारत को सुरक्षित करता है, जब उनके परिवार के निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, सचमुच सबसे ज्यादा पीड़ा अगर किसी महापुरुष को हुई होगी, चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को ही होगी, क्योंकि उनको लगा होगा। मुझे मुलायम सिंह जी की भी याद आती है कभी कभी, और मुझे जब चौधरी चरण सिंह जी और मुलायम सिंह जी को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है हमारे महापुरुषों ने बहुत अच्छा कहा कि कूप सपूत तो काधन संजय और कूप पूत कपूत तो काधन संचय। मुझे लगता है आज ये दोनों, चौधरी चरण सिंह जी नहीं हैं, मुलायम सिंह जी हैं, लेकिन दोनों समझ रहे होंगे कि वास्तव में एक ने बाप को धक्का देके बाहर कर दिया, एक ने बाप के आदर्शों को तिलांजलि दे करके दंगाइयों के साथ खड़ा होकर के एक बार पुनः साबित कर दिया है कि उन्हें यहां के विकास से नहीं, गरीबों से नहीं, किसानों से नहीं, यहां के विकास से नहीं, केवल तुष्टीकरण की नीति पर चल करके मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से बनने से रोकने के लिए इन लोगों का जो ठगबंधन बना है, यह ठगबंधन जनता एक सिरे से खारिज कर रही है। स्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि वास्तव में आपकी उपस्थिति ने इस बात को साबित किया है कि मुजफ्फरनगर में वही जीतेगा जो यहां पर लोगों की सेवा ईमानदारी के साथ किया होगा, और जिसने किया है और जो सेवा करने का वादा रखता है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं, मुझे याद है मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद कितने महीनों तक लोगों को बेघर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था, किस प्रकार की स्थिति थी। मैं अभिनंदन करूंगा इन लोगों का जिन लोगों ने उस समय इस संघर्ष से जूझते हुए जेल की यात्रा पे जाना स्वीकार किया था, लेकिन उस समय की समाजवादी पार्टी की तानाशाही सरकार के सामने और लोक दल के द्वारा समर्थित उस सरकार के सामने झुकना मंजूर नहीं किया था और कहा था हम डट करके मुकाबला करेंगे, मुजफ्फरनगर के नागरिकों और यहां के जवानों के सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसीलिए जब मेरे सामने मामला आया था, मैंने कहा भी जितने निर्दोष लोग फंसाए गए थे, इनके मुकदमों को वापस होना ही चाहिए और इनको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि निर्दोष लोगों को जबरन फंसा करके समाजवादी पार्टी की सरकार जिस प्रकार की राजनीति करना चाहती थी, और मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, मुजफ्फरनगर आज खड़ा हुआ है फिर से अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए। मुजफ्फरनगर में आज शांति और सौहार्द का एक नया माहौल बना है। विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ मुजफ्फरनगर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिन गुंडों को लगता है कि चुनाव भर वे आकर के यहां पर गुंडाई करके अराजकता फैलाएंगे, मैं उनको फिर एक बार बोलना चाहता हूं, गले में तख्ती लटका करके चले जाओ, नहीं तो राम नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है, चिंता मत करो। यह अराजकता फैलाने की सूट और कानून को हाथ में लेने की छूट किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश को के अंदर किसी को नहीं देंगे। अगर वे समझते हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या यहां के व्यापारियों को डरा करके जबरन बूथ कब्जा करके वे चुनाव को प्रभावित कर देंगे, उनके सपनों को हम धूल दूषित करने का कार्य करेंगे। चुनाव निष्पक्ष होगा और गुंडागर्दी करने का किसी ने दुस्साहस किया तो गुंडागर्दी का जवाब भी फिर उसी भाषा में देंगे जिस भाषा में उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2 वर्ष के अंदर सरकार ने कार्य किया है। हम लोग विकास की जिस नई यात्रा में चले हैं, पूछना चाहिए इस गठबंधन के लोगों से, आखिर ये सड़क जो सहारनपुर तक जा रही थी क्यों बाधित हो गई थी? कौन लोग थे जो उसमें पैसा ले चुके थे? लेकिन यहां के लोगों को गड्ढा युक्त सड़कों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
जब यहां पर श्री संजीव बालियान के नेतृत्व में मेरे साथ हमारे विधायक गण आए, जनप्रतिनिधि गण आए, इन्होंने बताया कि मामला कोर्ट में चल रहा है और न्यायालय का निर्णय अगर सरकार के विरुद्ध होता है तो सरकार को इसमें लगभग 1000 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। मैंने कहा भी मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, 1000 नहीं 10,000 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन जनता की समस्या का समाधान निकालेंगे। भाइयों बहनों, आज सड़कें बन रही हैं, मुझे आश्चर्य होता है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी से पूछना चाहता हूं, रमाला चीनी मिल, यह चीनी मिल तो मोहिद्दीनपुर चीनी मिल, यानी ये दोनों चीनी मिलें लगभग बंदी के कगार पर पहुंच गई थी। और रमाला चीनी मिल वह बागपत है जहां से 6 बार चौधरी अजीत सिंह सांसद चुने गए। चौधरी चरण सिंह जी की वह कर्मभूमि रही है, लेकिन कभी भी इन्होंने उस चीनी मिल के आधुनिकीकरण पर जोर नहीं दिया। कभी भी ये लोग उस ओर ध्यान देने का प्रयास नहीं किए। हमारी सरकार आई, हमने रमाला चीनी मिल के लिए भी पर्याप्त पैसा दिया, मोहिद्दीनपुर चीनी मिल के लिए पैसा दिया। और आज मैं कह सकता हूं, हमारे आते समय जब 2017 में हमारी सरकार आई थी, तब प्रदेश पर 2011 से गन्ना मूल्य का, गन्ना किसानों का बकाया था। लेकिन हमारी सरकार आई, हमने कहा कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराना हमारा दायित्व है। सपा और बसपा के शासनकाल में 5-5 वर्ष के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो 5-5 वर्ष के उनके कार्यकाल में केवल 50 से 55,000 करोड़ रुपए 5 वर्ष में भुगतान हो पाए थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, तक 62,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि इस वर्ष अब तक हम 60% गन्ना मूल्य का भुगतान किए हैं। जब तक किसानों के खेत में गन्ना होगा, कोई चीनी मिल बंद नहीं होगी। और इसी वर्ष गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी होगा। और आपके बकाया, जितना भी बकाया होगा, उन सबको कोई चीनी मिल जबरदस्ती करेगी तो ब्याज सहित भुगतान भी करवाने की व्यवस्था करेंगे। आप इसकी चिंता मत करना, वो चिंता नहीं करनी। जब आपके लिए लड़ने के लिए डॉक्टर संजीव बालियान और हमारे विधायकगण मौजूद हैं, तो फिर आपको चिंता क्यों करनी है? आपकी लड़ाई तो ये लोग स्वयं लड़ते हैं। विकास की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई, गुंडागर्दी के खिलाफ यहां पर लड़ाई जिस मजबूती के साथ आज मुजफ्फरनगर आगे बढ़ा है, भाइयों बहनों, उसको कहीं रुकने मत देना, झुकने मत देना और डिगने मत देना। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्ष में भारत ने कितनी लंबी छलांग लगाई है। भारत आज दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन भारत दुनिया के अंदर गौरवशाली भारत बन रहा है। यह जहां भारत का 130 करोड़ की आबादी प्रफुल्लित है, वहीं कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, इनको इसमें भी परेशानी है कि भारत मजबूत क्यों हो रहा है। एयर स्ट्राइक भारत की सेना करती है, पाकिस्तान के अंदर जाकर के घुस करके करती है। हमारे शामली और मुजफ्फरनगर के जवान भी शहीद होते हैं, लेकिन पीड़ा पाकिस्तान के बाद किसी को होती है तो कांग्रेस और लोकदल के लोगों को होती है कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके क्यों मार रहे हो। पाकिस्तान चिल्ला रहा है। आज भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आपने पढ़ा होगा, वो भयभीत है, कह रहा है कि भारतीय वहां पर भारत की सेना कभी भी हमला कर सकती है, पाकिस्तान का वजूद मिटा सकती है। लेकिन पाकिस्तान भयभीत है और पीड़ा यहां पर कांग्रेस, लोकदल और सपा बसपा के लोगों को हो रही है। भाइयों बहनों, कल के आपने मायावती जी के भाषण के मर्म को समझ लिया होगा कि उनके गठबंधन को आपका वोट नहीं चाहिए। उन्होंने कल तय कर दिया है, उन्होंने इस लड़ाई को 80 बनाम 20 कर दिया है। उनको चाहिए 20% वोट। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, जब मायावती जी को वोट नहीं चाहिए तो फिर आप भी उनको वोट मत दीजिए। एक बार उनको दिखा दीजिए कि अगर आप हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हम भी आपको वोट नहीं देंगे। हम मजबूती के साथ
वक्त उनको जवाब दें जो लोग विकास को बाधित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 1.5 करोड़ परिवारों को एक एक आवास दिया, 9.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराया, 12.5 करोड़ लोगों और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था की, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य सुविधा की गारंटी दी, 37 करोड़ लोगों को देश के अंदर जनधन योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार से मुक्त एक व्यवस्था देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भाइयों बहनों वाकई जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस से और सपा बसपा से पूछना चाहिए, अगर इन्होंने विकास किया होता तो क्या ये दिन देखने पड़ते? कांग्रेस ने यहां प्रत्याशी नहीं दिया, कांग्रेस यहां पर कहती है हम लोकदल को समर्थन करेंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का इस देश के लिए एजेंडा क्या है? कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र सबका साथ और सबके विकास की बात करता है। भारत के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए, भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए और भारत को दुनिया की सामरिक ताकत बनाने के लिए घोषित किया गया घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने किया और अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम कश्मीर में धारा 370 से लेकर के कॉमन सिविल कोड की समस्या का समाधान हो या फिर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हम संविधान के दायरे में रहकर के इनका समाधान करने का कार्य करेंगे। क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये कार्य सपा और बसपा कर पाएगी? क्या ये कार्य लोकदल कर पाएगा? भाइयों बहनों, मैंने तो 3 दिन पहले लोकदल के युवा नेता चौधरी जयंत का एक स्टेटमेंट पढ़ा और उन्होंने कहा कि क्या हमने जाटों का ठेका ले रखा है क्या? मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, मैं इस देख कर ताज्जुब कर रहा था कि जो जाट देश की सुरक्षा के लिए अपनी जवानी लगाता है और जिस जाट समुदाय ने भाइयों बहनों अपने परिश्रम और अपने पसीने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खेती को दुनिया की सर्वोत्तम खेती के रूप में बदल करके अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया है, वह किसी ठेकेदार का मोहताज नहीं होता है। घोषणा पत्र ऐसे लगता है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या किया, उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि जितने भी देशद्रोह की धाराएं इन्हें समाप्त कर देंगे। सेना और हमारे बलों के जवानों को जो अधिकार, विशेष अधिकार कश्मीर और पूर्वोत्तर के भारत में मिले हैं, इन अधिकारों को वे वापस कर देंगे। यानी कांग्रेस का घोषणा पत्र का मतलब कांग्रेस का हाथ और देशद्रोहियों का साथ, यानी देशद्रोहियों के साथ मिलकर के देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कार्य कांग्रेस और उसके नेतृत्व में जितने भी ये दल हैं, जो कांग्रेस के चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो लोकदल हो, ये सभी के सभी दल कांग्रेस के देशद्रोह के कृत्य के साथ अपने को जोड़े हुए हैं। तो उन स्थितियों में हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि भाइयों बहनों, विकास का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका लोकसभा का चुनाव करते समय मैं आप सबसे यह अपील करना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विकास, सुरक्षा और सुशासन का एजेंडा आपके सामने है, सबका साथ और सबके विकास की गारंटी। हमने 23 करोड़ जनता के विकास और 23 करोड़ जनता की सुरक्षा की गारंटी ली है, तो हम लोग अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। हमने सुरक्षा के मुद्दे पर कोई भेदभाव नहीं किया। मुझे याद है अभी 10 दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा चौधरी परिवार मेरे पास आया था और उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। वे
समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, एमएलसी हैं भी। तो मैंने उनसे कहा कि चौधरी साहब, अब तो हमारे टिकट वितरित हो चुके हैं, अब आप क्यों आ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि अब टिकट आप वितरित कर चुके हैं, मैं बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए आ रहा हूं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखिए, मैं 6 बार एमएलए रहा हूं, 2 बार मंत्री रहा हूं, आज एमएलसी हूं, मैंने पद कमाया है, प्रतिष्ठा कमाई है, अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए कार्य किया है, लेकिन अब देश के लिए कार्य करने का समय आ गया है और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग देश के लिए कार्य करना चाहते हैं। ये अपमान है और इस अपमान को मुझे लगता है जाट समुदाय कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को अपना नेता मानने वाला यह समुदाय देश के सामने हमेशा सीना चौड़ा करके चला है। जब देश की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, जाट रेजिमेंट का जवान हमेशा आगे आकर के भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान किया है। और आज चौधरी अजीत सिंह के सुपुत्र कहते हैं कि क्या हमने जाटों का ठेका ले रखा है? भाइयों बहनों, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। मैंने सचमुच बयान पढ़ा, बहुत दुख मुझे हुआ और मुझे लगा कि देखिए, ये लोग राजनीति तो उनके नाम पर करना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रति इनके मन में कितना विषबमन भरा पड़ा है और उसका जवाब मुझे लगता सबसे अच्छा चुनाव हो सकता है। उनका पुत्र सामने आ गया और उनके पुत्र ने कहा कि हम एक और बात को लेकर के आना चाहते हैं। जब हम लोग अपने घरों में जाते हैं और हमारी गाड़ियों में सपा, बसपा या लोकदल का झंडा लगा रहता है तो घर की महिलाएं दुत्कारती है, कहती है अरे क्या गुंडों का झंडा लेकर के चल रहे हो? ये मोदी और योगी ने क्या बिगाड़ा है? कम से कम उनके आने के बाद बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हुई है, क्यों नहीं उनका साथ देते हो? और इसलिए रोज रोज की इस घर के अंदर के इस अपमान को सहने के बाद अंततः हम लोग आए हैं। अब अपमान नहीं सहेंगे, बहन बेटियों के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करेंगे और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। हमने कही, बहुत बड़ी बात कही। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी ऐसी क्या बात है? उसने कहा साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भैंसा गाड़ी चलती थी, कोई बैलगाड़ी चलती थी, पता नहीं कब भैंसा और बैल गायब हो जाए, कोई भरोसा नहीं रहता था। और ये सब अवैध बूचड़खाने संचालित करने वाले लोग ये भैंस और बैल को काट देते थे और गाड़ीवान देखता रह जाता था। बहन और बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही थी क्योंकि पता नहीं कब उन बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाए, कब एसिड अटैक हो जाए। और इसी प्रकार से व्यापारी सुरक्षित नहीं था। केराना, कांदला और न जाने दर्जनों ऐसे कस्बे थे जहां से व्यापक पैमाने पर पलायन हुआ था। भाइयों बहनों, 2 वर्ष के दौरान क्या किसी बहन और बेटी को कोई जबरन उठाने का दुस्साहस किया? क्या कोई कर पाएगा? क्या किसी व्यापारी से कोई गुंडा टैक्स ले पाएगा? आज के दिन पर लेने का दुस्साहस करेगा क्योंकि इसे मालूम है कि अगर किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो रावण और कंस की ही तरह उसकी भी दुर्गति तय है।